गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। इसलिए सोच बदलो ताकि देश बदलेगा और साथ साथ आपका नजरिया भी बदलेगा। तो हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। वी विल डू इट। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 24 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा विनय एम टॉन्स जी को। विनय एम टॉन्स जी को हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई अपॉइंट किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, विनय एम टॉन्स को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया है। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 30 नवंबर 2025 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो इस पद पर नियुक्त किया गया है। यानी कि एमडी जो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है विनय एम टॉस जी को, इनका कब तक रहेगा कार्यकाल? 30 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। वर्तमान में यह बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। अब इनको एमडी बनाया जाएगा, किसका? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य उत्पादों पर हलाल ब्रांडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंड हलाल ब्रांडिंग ऑन फूड प्रोडक्ट्स? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा बैंड किया गया है हलाल ब्रांडिंग का। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा हलाल ब्रांडिंग क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये हलाल ब्रांडिंग फूड प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती है, उसको यहाँ से बैन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, कानून की संबंधित धाराओं को हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य आयुक्त ने राज्य में सभी हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस हलाल ब्रांड का मतलब क्या है, पहले ये जानते हैं। तो हलाल ब्रांड एक तरह का, ये एक मुस्लिम ब्रांड है जो फूड प्रोडक्ट्स पे लगता है। तो इस हलाल ब्रांड अगर किसी प्रोडक्ट पे लग गया, यानी कि उस पे ये होता है कि ये सारा प्रोडक्ट्स मुस्लिम रिलेटेड है, यानी कि ये मुस्लिम ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हलाल ब्रांड को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी उत्पाद जैसे चीनी, बेकरी आइटम, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य तेल जैसे खाद्य पदार्थों पर हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे राज्य खाद्य आयुक्त के कार्यालय ने लखनऊ में जारी एक आदेश में कहा कि इस तरह की लेबलिंग खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 2006 में पारित कानून के खिलाफ है। तो इसलिए अभी याद रखिएगा पॉइंट्स, हमारा सबसे मेन पॉइंट्स क्या है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो हलाल ब्रांडिंग है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में भारत के किस नदी में टैंटलम धातु की खोज की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज रिवर। सतलज नदी में टैंटलम नाम की एक मेटल है, धातु है, जिसको खोजा गया है किस नदी में? तो हमारे सतलज नदी में, जो भारत में फ्लो करती है सतलज नदी, वहाँ पे टैंटलम मेटल को खोजा गया है और ये एक बहुत ही प्रीशियस मेटल है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम फिगर के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है टैंटलम मेटल जिसका एटॉमिक नंबर 73 है। देखिए, भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ द्वारा पंजाब के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सतलज नदी में टैंटलम नामक एक दुर्लभ धातु की उपस्थिति की खोज की है। ये बहुत ही रेयर मेटल है, यानी कि बहुत ही कम मिलती है। तो इसका हाल ही में डिस्कवर किया गया है आईआईटी कॉलेज के रोपड़ स्टूडेंट्स के द्वारा, जो पंजाब में लोकेटेड है। तो सतलज नदी में इसकी खोज की गई है रेयर मेटल जिसका नाम है टैंटलम। ये टैंटलम एक दुर्लभ धातु यानी रेयर मेटल है जिसका उपयोग अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है। टैंटलम से बने कैपेसिटर किसी भी अन्य कैपेसिटर की तुलना में बिना अधिक रिसाव के अधिक मात्रा में बिजली संग्रहित करने में सक्षम होता है। यानी ये जो टैंटलम मेटल है ये बहुत ही अच्छा मेटल है, जिसकी खासियत ये है कि ये कैपेबल है स्टोरिंग मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करने के लिए टैंटलम मेटल बहुत ही लाभदायक है।
यह उपयोग धातु को स्मार्टफोन जैसे किसमें यूज किया जाता है, तो स्मार्टफोन, लैपटॉप में कैमरा सहित पोर्टेबल उपकरणों में उपयोग के लिए आदर्श बनाते हैं। अगर ये टैंटलम का मात्रा हमारे इंडिया में ज़्यादा हो जाएगा तो जिससे हम सेमीकंडक्टर में जो चिप लगता है उसमें टैंटलम का ही मटेरियल यूज किया जाता है। तो टैंटलम मेटल मिलने से हम जो सेमीकंडक्टर जो कैपेसिटर बनाते हैं उससे हमें ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड होगा और हम एक अच्छे भारत देश का नागरिक हो पाएंगे और यहाँ की सुविधाएं और भी अच्छी हो जाएंगी कैपेसिटर के माध्यम से। हम लोग किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होंगे क्योंकि टैंटलम मेटल बहुत ही रेयर मेटल है जिसको हाल ही में सतलज नदी में खोजा गया है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स? तो राइट आंसर जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को हाल ही में वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स को इलेक्ट किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहा जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, को संयुक्त राष्ट्र पैनल के बाहरी लेखा परीक्षकों के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो हमारे अभी हाल ही में रिसेंटली सीएजी कौन है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। इसका उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है सीएजी का। गिरीश चंद्र मुर्मू ने बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के 62वें सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ था। कौन सा एडिशन है, तो 63rd सेशंस है। कहाँ पे आयोजन इसका हुआ, तो न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ। देखिए स्वतंत्र निकाय 12 देशों में अर्थात कनाडा, चिली, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, फिलीपींस, रूस, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों से बना है। यानी जो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूनाइटेड नेशन का पैनल है एक्सटर्नल ऑडिटर्स का। तो इसमें टोटल 12 कंट्रीज है जो इंडिपेंडेंट तरीके से यहाँ पे वर्क करती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कौन सी कंपनी अब पैकेज भेजने के लिए नदियों का उपयोग करेगी? विच कंपनी विल नाउ यूज रिवर्स टू शिप पैकेजेस? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन कंपनी हाल ही में एक ऐसी कंपनी बनी है जिन्होंने रिवर का यूज करेंगी पैकेजेस को शिप करने के लिए यानी कि भेजने के लिए। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए अमेजन एक ऐसी कंपनी है जो अब पैकेज भेजने के लिए नदियों और बैकवाटर का उपयोग करेगी। पहली बार भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो आंदोलन और ग्राहक शिपमेंट और उत्पादों के परिवहन का पता लगाने के लिए अमेजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और इसी के साथ अमेजन एक मल्टी कंपनीज है, एमएनसी कंपनीज है जो मतलब कि सामानों को मतलब डिलीवर करती है, सारे प्रोडक्ट्स सेल करती है। आप इसके बारे में जानते हैं। तो अमेजन हाल ही में एक ऐसी कंपनी बन गई है जो रिवर का यूज करेंगी पैकेजेस को शिप करने के लिए यानी कि जो डिलीवर करते हैं, जो भी हम सामान को ऑर्डर करते हैं तो उसको शिप करने के माध्यम रिवर से भी इन्होंने यूज किया है। तो हाल ही में पायलट्स रिलेटेड एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसमें जल मार्ग प्राधिकरण और उसके वाहकों के सहयोग से जल्द ही पटना और कोलकाता के बीच एक पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। पायलट परियोजना का मतलब होता है कि पहले नॉर्मल इससे छोटे लोकेशन से शेयर किया जाता है। अगर इस लोकेशन में सक्सेसफुल हो जाएगा तो और भी इंडिया के हर एक कॉर्नर में इसको प्रोवाइड किया जाएगा और इसको विस्तार से फैलाया जाएगा। तो पायलट प्रोग्राम का मतलब होता है कि मतलब एक छोटे से प्रोग्राम को आयोजन किया जाएगा कि इस स्टेट से लेकर इस स्टेट जैसे कि बिहार के पटना से लेकर वेस्ट बंगाल के कोलकाता तक डिलीवरी किया जाएगा और ये अगर सक्सेसफुल होगा तो आगे और भी इसको बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। आईबीएएसएफ आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 लंबे प्रारूप का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर जगह पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने हाल ही में आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने अपना वर्ल्ड मतलब अपने आयोजन किया है और ये चैंपियनशिप बने हैं। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। देखिए पंकज अडवाणी 24 बार विश्व के चैंपियन बने हैं और उनके पास बिलियर्ड्स और स्नूकर में सबसे ज्यादा आईबीएसएफ विश्व चैंपियनशिप है। भारत के पंकज अडवाणी ने आज दोहा कतर में विश्व आईबीएसएफ बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 जीतकर अपना 26वां विश्व खिताब जीता है। फाइनल में पंकज ने प्रतिद्वंदी सौरभ कोठारी को 1416 के अंतर से हराया है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कौन बने हैं, तो पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी 24 बार लगातार वर्ल्ड चैंपियन बना है बिलियर्ड्स के क्षेत्र में।
तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष का कौन सा शब्द चुना है? तो राइट आंसर होगा हेलोसिनेट। हेलोसिनेट चूज किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। तो जानते हैं क्या है इसके पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलोसिनेट को 2023 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। शब्द का अकारण ही पद का ताज नहीं पहनाया जाता। दरअसल वर्तमान समय में उभरती एआई तकनीकी के साथ मतिभ्रम शब्द का एक विशेष कारण से वर्ष 2023 का शब्द चुना गया है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो ना। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में मतिभ्रम शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: किसी ऐसी चीज को देखना, सुनना, महसूस करना या सूंघना जो अस्तित्व में नहीं है, आमतौर पर किसी स्वास्थ्य स्थिति के कारण ये क्योंकि अपने कोई दवा ली है। तो इस वजह से हेलोसिनेटेड वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा चूज किया है। ये हेलोसिनेशन क्या है? तो हेलोसिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपको लगेगी कि ये मेरे सामने है, बट वो हेलोसिनेशन यानी कि वो आपका भ्रम है। तो इसलिए हेलोसिनेट वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। किस क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वेस्ट बंगाल स्टेट का। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ गांगुली एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है और वह युवा पीढ़ी के लिए कुशल तरीके से काम कर सकते हैं। मैं उन्हें बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करना चाहती हूँ। ये कौन? ममता बनर्जी जी के द्वारा बताया गया कि सौरभ गांगुली एक बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति है जिनको वेस्ट बंगाल का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। तो सौरभ गांगुली को ही क्यों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? क्योंकि सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वेस्ट बंगाल का। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल अपने बिष्णुपुर के टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल किस लिए फेमस है। तो टेराकोटा टेम्पल्स ऑफ बिष्णुपुर के लिए वेस्ट बंगाल फेमस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा किश्तवाड़। किश्तवाड़ एक नाम का सैफ्रॉन है, मतलब कि ये एक केसर है जो जम्मू कश्मीर में ग्रो किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। केसर एक नकदी फसल है जो और इसकी खेती कश्मीर घाटी के पंपोर जिले में की जाती है। इसके लिए पंपोर करेवा मिट्टी को विशेष रूप से चौकोर क्यारियों के रूप में बनाया जाता है और इससे जीआई टैग भारत में भौगोलिक संकेत टैग को संक्षिप्त रूप है। यानी कि जीआई टैग किसे दिया गया है? तो सैफ्रोन किश्तवाड़ जिले में जो केसर है उसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है जो जम्मू कश्मीर में ग्रो करता है। तो जीआई टैग भारत में भौगोलिक सांकेतिक टैग का संक्षिप्त रूप है। यह 15 सितंबर 2023 से लागू हुआ और दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। यानी कि फर्स्ट जो इंडियन प्रोडक्ट्स था जिसको जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग का टी था। दार्जिलिंग का चाय को सबसे पहला फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन चलेंगे। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहले मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मथुराज एस को सम्मानित किया गया गोवा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मनोहर पर्रिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड से। तो देखिए, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के द्वारा घोषणा की कि गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार अगले महीने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर मथुराज एस को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए सरकार को 106 आवेदन प्राप्त हुए थे और भारत के पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोडकर, जिन्होंने युवा वैज्ञानिक के चयन की विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की, 14 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट भी किया। तो इसमें याद रखिएगा कि जो पहले व्यक्ति बने मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड को लेने वाले गोवा गवर्नमेंट के, तो उनका नाम है डॉक्टर मथुराज एस जी को। ये इसरो में भी वर्क कर चुके हैं। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 23 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूयॉर्क में 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में डायरेक्टोरेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो एकता कपूर को।
क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा राज्य जिम्मेदार पर्यटन UNWTO सूची में जगह बनाया? तो केरला राइट आंसर होगा। भारत के साथ किस देश में मेघालय के उमरोई में वज्र प्रहार अभ्यास शुरू हुआ? तो यूएसए के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, मयूरभंज उड़ीसा में L&T कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला दीप्ति बबूता हुई है। किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 का खिताब जीता? तो राइट आंसर जगह वीरदास जी। क्वेश्चन नंबर 7, फिशरीज समिट इंडिया ग्लोबल फिशरीज समिट इंडिया 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो गुजरात राज्य में इसका आयोजन हुआ। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स हाल ही में किस राज्य से लॉन्च किया गया था? तो जम्मू एंड कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 10, 11th इंटरनेशनल पर्यटन मार्ट हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो मेघालय राज्य में इसका आयोजन हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए नॉर्थ अंडमान, ऑप्शन बी साउथ अंडमान, ऑप्शन सी मिडिल अंडमान या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे लिस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम 2023। जैसा कि मैंने कल कवर किया था, अब उससे आगे मैं कवर करूंगा। तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसे SISFS से जानते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 1 अप्रैल 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को आयुष्मान सहकार स्कीम, इसका लॉन्च कब हुआ था? तो 19 अक्टूबर 2020 को ये लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे PM आशा के नाम से जानते हैं, इसका लॉन्च डेट कब था? तो सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। साटा स्कीम, जिसे सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, इसका लॉन्च डेट कब था? तो अक्टूबर 2018 को। मिशन सागर को कब लॉन्च किया गया था? तो मई 2020 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।